दोस्तों, एक औरत जब जानबूझकर किसी भी गलत इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वह खुद निर्णय लेती है तो उसका जो निर्णय होता है कब उसके लिए मुसीबत बन जाए उसको और उसके परिवार को कभी पता नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब होता है तब तक पता चलता है कि असल में अब तो सारी दुनिया ही इस औरत की उजड़ चुकी है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो होता है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, वह महिला अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक ऐसे वर्ग का चुनाव करती है जिसकी वजह से उसकी जो ज़िंदगी होती है हमेशा हमेशा के लिए ऐसे मोड़ पे पहुंच जाती है कि उसी की वजह से उसका अपना पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या किया उस महिला ने, उस महिला के परिवार के साथ क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी आज तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आप कि इस की वजह से आज जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है भारत की राजधानी अब इधर दिल्ली, और ठीक उसी पूर्वी में ही एक जाना माना पांडव नगर थाना पड़ता है। उसी के अंतर्गत एक छोटा सा रामलीला ग्राउंड आता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है 5 जून साल 2022 का ही सुबह सुबह का टाइम होता है। तो उसी वक्त मौके पर उस इलाके के कुछ पुलिसकर्मी होते हैं जो गश्त कर रहे होते हैं। तभी सुबह के टाइम उनकी जो नज़र होता है वह जाकर अब रामलीला ग्राउंड की तरफ घूम जाता है, क्योंकि उनको आभास होता है कि ठीक इसी साइड से जो झाड़ी है वहाँ से काफ़ी गंध तो तरीके से हमारी नाकों में आ रही है। तो पुलिसकर्मी जो होते हैं जिप्सी में बैठे हुए वह सोच लेते हैं और उसी वक्त रामलीला ग्राउंड की तरफ बढ़ पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही पहुँचते देखते एक सफ़ेद कलर की अब पॉलीथीन होता है दो, जिसमें काफ़ी सारे सामान भरे उन्हें दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे मक्खियाँ भी पहरा दे रही होती हैं। अब पुलिसकर्मी जैसे नज़ारा देखते तो उसी वक्त अब शंका की वजह से अब सफ़ेद कलर की जो पॉलीथीन होता है दोनों के पास जाते हैं, और जैसे ही करीब जाते हैं तो जैसे ही हाथ लगाते हैं उठाते हुआ खुल जाता, देखते हैं कि एक पॉलीथीन में किसी इंसान के घुटने के नीचे के वाला हिस्सा पड़ा होता और दूसरे में घुटने के ऊपर वाला हिस्सा पड़ा होता। पुलिस की टीम जैसे देखती तो उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब फोरेंसिक टीम को दे देती है। फोरेंसिक टीम खबर पाती आने के बाद तो तरीके से दोनों पॉलीथीन और साथ में इंसानी टुकड़े को अपने कब्जे में लेती है। और लेने के बाद पुलिस की टीम जब तौर तरीके से अपने हिसाब से घटना का निरीक्षण करती है तो वहाँ भी पुलिस को अब इंसानी टुकड़े का कोई और हिस्सा नहीं मिलता है। लेकिन तब तक फोरेंसिक टीम के द्वारा पता चल जाता है कि यह जो इंसानी जो टुकड़े हैं यह सिर्फ लग रहा है किसी 42 से 45 साल के उम्र के व्यक्ति के होंगे। पुलिस की टीम जो होती है अब इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए सोचती है कि जल्द जल्द इसके बारे में अता पता लगाया जाए। इसीलिए पुलिस की टीम की जो खबर होता है अब उसी समय पांडव नगर पुलिस थाने में तो देती है। पांडव नगर पुलिस थाने के जो एसपी होते हैं इस केस को सुलझाने के लिए भी लग जाते हैं। उस एरिया में जितने भी लोग होते हैं सबसे पूछताछ करते हैं, कहीं किसी के घर के कोई व्यक्ति जो होता है लापता तो नहीं है, या किसी थाने में किसी व्यक्ति का गुमशुदा का मुकदमा तो दर्ज नहीं है। लेकिन तब तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाता है। लेकिन जैसे ही अब तीसरे दिन का वक्त आता है तो उसी दिन पुलिस के सामने एक और चौंकाने वाला बात आ जाता है। तो पता चलता कि साइड में जो जंगल नुमा है उसी जंगल में एक सफ़ेद कलर पॉलीथीन होता है, उसी में किसी व्यक्ति के टुकड़े मिले हुए। पुलिस की टीम जब पहुंचती पता चलता है कि उसमें दाहिना हाथ होता है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, रामलीला ग्राउंड में मिले हुए जो टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों से इनका कुछ ज़रूर लेना देना है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो हत्यारा कहीं इर्द गिर्द है, क्योंकि टुकड़े जो होता है प्रतिदिन दूसरे तीसरे दिन बराबर फेंके जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लगभग 10 दिन का वक्त निकल जाता है और 10 दिन के बीच पुलिस की टीम को काफ़ी सारे टुकड़े जो होता है उसी जंगल में बरामद हो जाते हैं। पुलिस की टीम नहीं समझ पाती कि आखिर हत्यारा कहाँ है।
यह व्यक्ति कौन है। इसलिए पुलिस की टीम जो होती है वहाँ काफ़ी बड़े अधिकारी की मदद लेती है और सबसे पहले उस एरिया के जितने भी अब CCTV कैमरे लगे होते हैं पुलिस की टीम उनकी तरीके से अब जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लेकिन जब जांच पड़ताल करती है तो काफ़ी दिन भी लग जाते हैं और तभी पुलिस के सामने एक CCTV फुटेज के जरिए निकल के आता है कि रामलीला ग्राउंड में एक व्यक्ति और एक महिला मौके पर अचानक दाखिल होते हैं, लेकिन दोनों का जो चेहरा होता है वह पूरी तरह से धुंधला दिखाई देता है और उस व्यक्ति के हाथ में 2 सफ़ेद कलर के और पॉलीथीन होते हैं जो लटकाए हुए सीधा रामलीला ग्राउंड की तरफ बढ़ता है और चंद मिनट के अंदर अपने चारों ओर नज़र मारता और फिर वहीं डम कर वहाँ से उस महिला के इशारे पाने के बाद दोनों निकल जाते हैं। और वहाँ के इंस्पेक्टर साहब CCTV फुटेज को जब देखते हैं समझ जाते कि बस करो, हत्यारे एक महिला और एक व्यक्ति की है। पुलिस की टीम अब जानना चाहती है कि आखिर यह महिला यह व्यक्ति रहने वाले कहाँ के हैं, क्योंकि जब तक अब इन दोनों का शिनाख्त नहीं हो पाएगा तब तक हम हत्यारे तक पहुँच नहीं पाएंगे और तब तक उस अनजान डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है थाने आती है, अब अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब इस केस की जाँच पड़ताल करने के लिए अपने जितने भी नज़दीकी अब एरिया में पुलिस थाने होते हैं और पास जितने भी फैक्ट्रिया होते हैं और पास जितने भी मौके पर सरकारी अस्पताल होते हैं, स्टैंड होते हैं, सभी में जो होता है इस चीज़ की सूचना भिजवा दिया जाता है। कहीं किसी थाने में किसी अनजान व्यक्ति का गुमशुदा का मुकदमा अगर दर्ज हो 1 हफ्ते या कुछ दिन पहले तो हमें इस चीज़ की जानकारी दे ताकि जल्द हम उस अनजान डेड बॉडी का शिनाख्त कर सकें और हत्यारे तक हमारे हाथ बड़ी जल्दी पहुँच सकें। इधर इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं उस केस को सुलझाने के लिए अपने से बड़े अधिकारियों की मदद लेते हैं, तो तरीके से जांच पड़ताल करने के लिए लग जाते हैं। जितने भी नज़दीकी जिले वाइज क्षेत्र होते हैं या शहर होते हैं, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, यहाँ तक कि दिल्ली से सटे हुए इरादे फिरोजाबाद, मुरादाबाद और साथ में फरीदाबाद में भी पुलिस की टीम जो होती है अपने हिसाब से गुमशुदगी के बारे में जानकारी लेना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ लगता नहीं है और उससे जांच पड़ताल करते करते लगभग पूरे के पूरे 4 से 5 महीने का वक्त निकल जाता है, लेकिन ना उस रामलीला ग्राउंड में मिले हुए अनजान डेड बॉडी के टुकड़े का शिनाख्त हो पाता है, ना उस आदमी और ना उस महिला का शिनाख्त हो पाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है और पांडवनगर के इलाके से कुछ मुखबिरों के द्वारा पांडवनगर थाने में एक जाने वाली सूचना मिलता है। पता चलता है कि उस इलाके से लगभग अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति होता है अंजन दास, जो लगभग अब इधर 5 से 6 महीने से नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसकी अपनी पत्नी भी होती है और उसके अपने बच्चे भी होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए एक टीम लेती है और ठीक है पांडव नगर के ही पते पर अंजन दास के कमरे पर पहुंचती है। पता चलता उसके कमरे पर तो ताला लटका हुआ है, लेकिन वहां के लोगों से जब पूछताछ किया जाता तो पता चलता कि साहब हाँ, अंजन दास की अपनी पत्नी भी है पूनम, उसके टोटल 3 बच्चे भी हैं। बड़ा बेटा दीपक है और उसकी जो बेटी होती है मौके पर शादी के बाद अपने ही मायके में अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी। लेकिन हाँ, पूनम अपने बेटे दीपक को लेकर अब त्रिलोकपुरी में ही रहने के लिए चली गई है। अब पुलिस की टीम जो होती है जैसे ही यह सूचना पाती है, पुलिस की टीम के मन में शंका और बढ़ जाता है कि बस करो, सीसीटीवी फुटेज में जो मिला हुआ जो फोटो होते हैं रामलीला ग्राउंड में एक महिला और एक व्यक्ति का जो डेड बॉडी को शिनाख्त करने में बड़ी आसानी तरीके से उनको दिखना शुरू हो जाता है। उनको भी आभास हो जाता है कि बस करो वही संदिग्ध दोनों एक महिला एक व्यक्ति हो सकते हैं। पुलिस की टीम अब त्रिलोकपुरी पहुंचती है। पहुंचने के बाद वहां पूनम और दीपक से पुलिस की टीम की मुलाकात हो जाता है। दोनों को अपने साथ लेती है और लेने के बाद थाने पहुंच जाती है। लेकिन इधर जब अंजन दास के बारे में पूछताछ किया जाता है तो उसे अब जो होता है पहचानने से भी इनकार कर जाता है। लेकिन पुलिस की टीम रामलीला ग्राउंड की जो सीसीटीवी फुटेज होता है उसके बारे में उनके सामने कुछ जो होता है मनोवैज्ञानिक तरीके वाली सवाल जवाब करती है, जिसकी वजह से इधर अब पूनम दूसरी तरफ उसका अपना जो बेटा होता है दीपक, दोनों बड़ी जल्दी पुलिस के सामने उलझन में फंसते हुए टूट जाते, कहने लग जाते कि साहब क्या करें, अपनी मजबूरी थी अंजन दास की बेहतरीन तरीके से अपने हाथों से हत्या करना। अब इस तरह की पुलिस की टीम जब सच्चाई सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त सनस रह जाती है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई इधर पूनम और दीपक रखते हैं, इससे सुनकर वहाँ के जो लोग होते हैं पूरी तरह से दंग सा हो जाते हैं।
असल में झारखंड जो प्रदेश पड़ता उसी में ही जाना माना ज़िला पड़ता है अब देवघर। देवघर में ही एक जाने माने ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता होते हैं, उन्हीं की अपनी बेटी होती है अब पूनम तिवारी। पूनम तिवारी की जो शादी होती है अब ठीक है 1996 में हो जाता है। उस समय पूनम की जो उम्र होती है लगभग 13 साल के आसपास होता है। उसकी जो शादी होती है जाकर ठीक आरा का ही रहने वाला इधर सुखदेव तिवारी से हो जाता है। और जब होता है तो तरीके से अपने परिवार के साथ जो होता है सुखदेव और इधर पूनम रहना शुरू कर देते हैं। और जब रहने लग जाते तो रहने के कुछ साल बाद जो होता है अब एक बेटी की माँ भी बन जाती है। समय बीतने लग जाता है, लेकिन इधर सुखदेव तिवारी को लगने लग जाता है कि पूनम के साथ रहने के बाद हमारी जो ज़िंदगी है पूरी तरह से यहाँ रहकर बीतने वाली नहीं है। और तभी फैसला लेता है और लेने के बाद ठीक है अब दिल्ली निकल जाता है और लक्ष्मी नगर के ही इलाके में जो मदर डेयरी होता है अब उसी पास में इलाके में जाकर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इधर पूनम अपनी बेटी को लेकर जब ही इधर आकर अब मायके में रहना शुरू कर देती है तो काफ़ी साल बीत जाता है। तो लोग जो होता है पूनम तिवारी के ही अब पिता और माँ को ताने देना शुरू कर देते कि आपकी बेटी शादी के इतने दिन साल बाद भी यहाँ बैठी हुई है। और उसका जो अपना पति होता है सुखदेव तिवारी ना बेटी के हाल चाल लेने के लिए कभी फ़ोन किया और ना जो होता कभी चिट्ठी लिखा और ना कभी जो होता है यहाँ आया। अब इस तरह के ताने सुनकर पूनम के जो माता पिता वह भी परेशान हो जाते, कहने लग जाते कि बेटी कि तुम्हारा जो पति होता कई साल बीत गए, अभी तक न बच्ची का हाल चाल लेने के लिए आया और ना तुम्हारा हाल चाल लेने के लिए आया। हमें लग रहा कहीं तुम्हारा जो पति है तुम्हें अपनी ही ज़िंदगी से निकाल तो नहीं फेंका। अब इस तरह की जब बात पूनम सुनती है पूनम के मन में अब शंका होने लग जाता, उसको भी डर हो जाता है कि बस करो कहीं हमारे पति ने हमें अपने जीवन से निकाल नहीं फेंका। और इसी बीच जो होता है पड़ोसियों के ताने सुन सुनकर पूनम भी काफ़ी परेशान हो जाती है और वह फैसला लेती है कि हम अपने पति की तलाशी करने के लिए अब दिल्ली निकलेंगे। और इसी बीच पूनम की जो माँ होती है तो तरीके से कहने लग जाती कि बेटी ठीक है अगर तुम दिल्ली जाना चाहते हो तो हम तुम्हारे लिए कुछ सिक्के 10-20 के सिक्के कर इकट्ठा रखे हैं, एक बार तुम हिस्से उससे गिन लो। और पूनम वह सिक्के लेती है थैली के जरिए और उससे गिनना जब शुरू कर देती है तो उसमें लगभग 10-20 के सिक्के मिलाकर 1800 रुपये पड़ते हैं। और पूनम के पास लगभग 350 रुपये होते हैं। और पूनम उन पैसों को अपने पास लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है 2 दिन बाद अब फैसला लेती है और इधर विक्रमशिला एक्सप्रेस पकड़ती है और फिर नई दिल्ली निकल आती है। उसी के गांव का रहने वाला एक लड़का होता है जो मौके पर लक्ष्मी नगर इलाके में रहकर पढ़ाई कर रहा होता है, क्योंकि उसी के ज़रिए कि पता चलता है कि इधर सुखदेव तिवारी जो होता है एक कल्लू नाम के लड़के के साथ वहाँ रहा करता था। और जैसे ही उस लड़के को लेकर इधर दिल्ली उतरने के बाद उसी लड़के के ज़रिए जो होता है अब कल्लू के पास पहुंच जाती है। और जब कल्लू के पास पहुंचती है पूनम, पहुंचने के बाद कल्लू बड़ी जल्दी उससे मुलाकात करता है। लेकिन कल्लू के ज़रिए जब पूनम को पता चलता है कि उसका जो अपना पति होता है वह गाज़ियाबाद के इलाके में जाकर एक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, तो पूनम ज्योति कहने लग जाती है कि आप हमसे मिलवा दोगे तो आपके हम एहसान तले दब जाएंगे। यह बात जब कल्लू सुनता है कल्लू कहने लग जाता है कि ठीक है हमें जब संडे छुट्टी मिलेगा तो हम तुम्हारे पति की तलाशी करने के लिए हम गाज़ियाबाद ज़रूर चलेंगे। अब इधर बच्ची को अपने गोद में लेती है और लेने के बाद जो होता कल्लू के ही अब कमरे पर जाती है। लेकिन कल्लू जो होता ड्यूटी के लिए सुबह निकल जाता है, लेकिन जब शाम को लौटता है तो कल्लू अपने कमरे में जब घुसता है उसके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाता है। तो पता चलता है कि जो उसका कमरा होता है पूरी तरह से सज संवर चुका होता है, सारे सामान जहाँ के तहाँ सेट होते हैं, सब बर्तने धोए धाए पड़े होते हैं, चमक बढ़ जाती है। अब कल्लू देखकर मुस्कुरा पड़ता है, कहने लग जाता कि वाह औरत अगर घर में रहे तो घर को स्वर्ग बना देती है। यह बात जैसे ही पूनम सुनती कल्लू की बात को सुनकर उसके मन में दया भाव जाग जाता है। कल्लू से वहीं पूनम कह बैठती कि हमें अपने पति की तलाशी करने के लिए आपके लेकर अब गाज़ियाबाद तो चलना पड़ेगा। और यह बात कल्लू जब सुनता कहने लग जाता है हाँ क्यों नहीं चलेंगे, हाँ बस संडे आने दो हम चलेंगे, लेकिन हाँ
तुम्हें हम कुछ दूर पर ही एक कमरा दिला देंगे, वहीं अपनी बच्ची को लेकर रहना। यह बात जब पूनम सुनती है तो ठीक जैसे दूसरा दिन का वक्त होता है तो ठीक वहीं पास जाकर अब इधर कल्लू पूनम को एक किराए का कमरा दिला देता है। और पूनम जो होती है वहीं जब रहने लग जाती है तो रहने के बाद जो होता है पूनम सोचने लग जाती है कि हमें गाजियाबाद चलना चाहिए। और संडे का जब दिन होता है गाजियाबाद तो जाती है, लेकिन कई फैक्ट्रियों में पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ इधर पता नहीं चलता है। लेकिन ऐसे तलाशी करते करते पूरे का पूरा 1 महीने का वक्त निकल जाता है, लेकिन सुखदेव तिवारी के बारे में ना कल्लू को पता चलता है और ना पूनम को पता चलता है, और पूनम भी नहीं समझ पाती है। लेकिन इसी बीच पूनम अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए, बच्चों को पालन पोषण के लिए जाकर कई घरों में काम करने लग जाती। ठीक ठाक पैसे जब आने लग जाते हैं तो पूनम को लगने लग जाता कि हमारे पति से हमारी मुलाकात लग रहा बड़ी असंभव तरीके से अब हो पाएगा। यह बात सोच सोच कर कल्लू के सामने जब रखती है, कल्लू जो होता है कहने लग जाता कि हमें लग रहा है कि तुम्हारे पति का अता पता नहीं चल पाएगा। और यही बात सोचकर पूनम भी उदास हो जाती है और पूनम फैसला लेती है और फिर कल्लू के ही आकर अब रूम में खुद रहना शुरू कर देती है। और जब रहने लग जाती है तो इसी बीच कल्लू और पूनम के बीच जो होता है ऐसे मन मिलाप होते कि दोनों बीच अनैतिक संबंध पनप जाते हैं। और उसी दिन से कल्लू को जो होता है इधर पूनम अपना पति मान लेती है, और मानने के बाद दोनों मिलकर तौर तरीके से उस कमरे में ज़िंदगी बिताने लग जाते हैं। और तभी पूनम को पता चल जाता है कि इधर सुखदेव तिवारी जो होता है अब गुजरात चला गया है, और उम्मीदें वहीं पूरी धरी की धरी रह जाती हैं। और उसी दिन से जो होता है आप दोनों जाकर एक मंदिर में तब शादी करते हैं, और पति पत्नी के रिश्ते में बंधने के बाद दोनों अपने रिश्ते को स्वीकार करते हुए रहना शुरू कर देते हैं। समय बीतने लग जाता है, लेकिन समय बीतने के हिसाब से अब इधर कल्लू टोटल 3 बच्चों का पिता बन जाता है, जिसमें 2 बेटियाँ और 1 बेटा होता है। लेकिन समय बीतने लग जाता है, और इसी समय के बीच अब इधर पूनम की 4 साल की बच्ची होती है जो मौके पर छत पर चढ़ती है, अचानक पीछे वाले हिस्से में जा गिरती है, जिसकी वजह से हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन पूनम की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा आघात लगता है, लेकिन पूनम अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कैसे न तैसे कर कर अब कल्लू के साथ ज़िंदगी जीने लग जाती है। लेकिन समय के हिसाब से अब जो होता है कल्लू इधर शराब का एक आदी बन जाता है। आदी बनने की वजह से पूनम और इधर कल्लू के बीच आए दिन कमरे पर झगड़ा शुरू हो जाती है, नीचे झगड़ा शुरू हो जाते हैं कि पूनम जो होती है अब कल्लू के साथ रहने के लिए तौर तरीके से अपने दिल को सहमति देती है, क्योंकि उसके ऊपर बच्चों का भविष्य होता है। लेकिन बच्चे अब जैसे ही शादी के पहुँचते हैं तो पूनम कैसे न तैसे कर कर अपनी बड़ी बेटी की जो शादी होता है तौर तरीके से उसी इलाके में जाकर एक राजू नाम युवक से करवा देती है। उसकी अपनी बड़ी बेटी तो जाती है, लेकिन उसके पति से उसका बड़ी जल्दी मनमुटाव, जिसकी वजह से उसकी बड़ी बेटी अब आकर जो होता अपनी माँ के साथ रहने लग जाती है। लेकिन पूनम का जो बड़ा बेटा होता है दीपक, वह मौके पर एक शादी के पर पहुंच चुका होता है, लेकिन पूनम जो होती है उसकी जो शादी होती है बड़ी जल्दी करवा देती है। और दीपक अपनी पत्नी को जब पाता है तो अपनी माँ से अलग रहना शुरू कर देता है, और समय के हिसाब से दीपक होता है वह जाकर अपनी ज़िंदगी एक नए कमरे में गुजारना शुरू कर देता है। और जब गुजारने लग जाता है तो इधर घर में सिर्फ जो होता है 2 बच्चों के साथ कैसे न तैसे कर कर अपना समय तो बिताने लग जाती हैं। लेकिन समय के हिसाब से कल्लू जब कमरे पर लौटता तो नशे में लौटता, और नशे की वजह से आए दिन जो होता है इधर कल्लू और पूनम के बीच झगड़ा होने लग जाती है। इतनी झगड़ा होने लग जाती है कि पूनम जो होती परेशान हो जाती है, और जब परेशान हो जाती है तो वह समझ नहीं पाती है कि आखिर हमारी ज़िंदगी जो होती है अब कौन सी दुनिया में रग बस गई है। लेकिन इसी बीच पूनम को जानकारी मिलता है कि हमसे 15 साल छोटा होने की वजह से उसके जो रुतबे हैं कल्लू के वो हालांकि जिसकी वजह से उसके संबंध काफ़ी युवतियों के साथ बन चुके हैं। यही बात सोच सोच कर पूनम अब परेशान तो हो जाती है। लेकिन जैसे साल 2016 का अब वही 4था महीना चढ़ता, उसी महीने में जो होती है अब पूनम की मुलाकात अंजन दास से हो जाता है। अंजन दास से होने के बाद पूनम जो होती बड़ी जल्दी उससे रिश्तों में बंधती है, और बंधने के बाद दोनों के बीच अनैतिक संबंध बनाए जाते हैं। तभी साल 2016 में अचानक कल्लू की तबीयत इतना ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से वह इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, और पूनम फैसला लेती है और फिर जो होता अंजन दास को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है। और करने के बाद ठीक अब जाकर पांडव नगर में ही एक कमरा लेती, वहीं पर अब रहना शुरू कर देती है। और जब वहाँ रहने लग जाती तो इधर जो होता है उसका जो अपना बेटा होता है हम मौके पर अपनी माँ से मुलाकात करने के लिए बराबर उसका आना जाना हो जाता है। आने जाने के बीच जो होता है इधर बड़ी जल्दी पूनम को पता चल जाता है
कि अंजन दास जो था ऑलरेडी शादीशुदा भी नहीं है, बल्कि उसके टोटल 8 बच्चे भी हैं जो बिहार में अपनी माँ के पास रहते हैं। लेकिन कैसे ना तैसे कर इस रिश्ते को पूनम स्वीकार करते हैं, साथ साथ रहना जब शुरू कर देती है, रहने के बाद जो होता है पूनम को पता चल जाता है कि अंजन दास जो होता है हमारे जितने भी गहरे रखे हुए हैं उनको बेच बाज कर अपनी पत्नी अपने बच्चों को गुजारा भत्ता देना शुरू कर रहा है। और इसी बात को लेकर अब अंजन दास है और पूनम के बीच भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन पूनम की जो बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग अब 26 साल के आसपास होता है, और पूनम के घर में उसकी बड़ी बहू भी बराबर आना जाना शुरू कर, जिसकी वजह से अंजन दास की जो नज़र होता है उसकी बेटी और साथ में उसकी बहू पर आए दिन तरीके से पड़ना शुरू हो जाता है। आए दिन हंसी टुटोले की जो सीमा होती है बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी जो खबर होता है पूनम को लग जाता, वह समझ जाती कि हमारी तो पूरी इज्जत अंजन दास के हवाले तो हुई, और अपनी बेटी अपनी बहू की जो इज्जत होता है कतई हम इस तरह उछलने नहीं देंगे। इसकी जो खबर होता है कैसे न तैसे कर कर, और जब दीपक को लगता है, लगने की वजह से दीपक और इधर पूनम दोनों मिलकर बड़ा ही खतरनाक फैसला लेते हैं। और उसी वक्त फैसले के तहत जो होता अंजन दास को ही इस दुनिया से मिटाने के लिए तौर तरीके से खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। और इसी प्लान के तहत जैसे ही अब 30 मई साल 2022 का ही वक्त होता है, उसी वक्त में जो होता है शाम के टाइम में त्रिलोकपुरी में ही मौके पर जब रह रही होती है तो वहाँ फ़ोन कर कर अंजन दास को बुला लेती है। और उसी कमरे में उसका अपना बेटा दीपक भी होता है और शराब के पैक सामने रखे होते हैं। जैसे ही अंजन दास पहुंचता है पूनम उसको देखते ही इशारा मारती है कि शराब के सारे जो पैक हैं वहाँ बना के रखे हुए हैं। लेकिन आने से पहले पूनम जो होती है जाती उन्हीं गिलास में काफ़ी सारी नींद की गोलियां डाल देती है। लेकिन बड़ी जल्दी जाकर अंजन दास अब वहाँ शराब पीना जब शुरू कर देता, चंद मिनट के बाद वह नशे में शुद्ध हो जाता है। और फिर जो होता है कुछ ही वक्त बीतता है, उसी वक्त अंजन दास को गहरी नींद आती है और जाता है अब बेडरूम में ही फोल्डिंग होता है, उसी पर गहरी नींद में सोना शुरू कर देता है। और दीपक और इधर दोनों पूनम मिलकर बेडरूम में पहुंचते हैं और वहां गहरी नींद में जब देखते हैं तो वहीं पास एक डेंगर रखा होता है, उसी को लेते हैं और लेने के बाद बेरहम तरीके से अंजन दास की हत्या कर देते हैं। फिर बॉडी का लगभग 8 टुकड़े कर देते हैं और एक सफ़ेद कलर की पॉलीथीन लाते उसी में बॉडी के कई पार्ट रख देते हैं। और फिर अब 31 मई साल 2022 का ही जैसे रात का सन्नाटा होता है उसी वक्त दीपक और इधर उसकी जो अपनी माँ होती है पूनम, दोनों उस गली से निकलते लगभग 200 मीटर दूर जाते जो रामलीला ग्राउंड होता है, उसी ग्राउंड में ले जाकर बॉडी के पार्ट कम करना शुरू कर देते हैं। 10 दिन के अंदर लगभग हर दूसरे तीसरे दिन ले जाकर पार्ट एरिया में फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस की नज़र में एक सीसीटीवी फुटेज के जरिए सारा खुलासा हो तब जाता है जब पता चलता कि यही माँ बेटे आए दिन जो होता है उस एरिया में ले जाकर बॉडी को पार्ट को डंप किया करते थे। लेकिन थाने में मौजूद जो लोग होते हैं जब सुनते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं। लेकिन बॉडी के जैसे ही पार्ट ख़त्म हो जाते हैं तो जो फ्रिज होता है उसको पूरी तरह से तौर तरीके से सफाई करने के बाद पूरे कमरे का तौर तरीके से पेंट भी करके अपनी ज़िंदगी जीने की शुरुआत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इस केस को जब समझाने में लग पड़ती है, इसकी खबर जाकर पूनम को लगता है तो पूनम अपने बेटे दीपक को लेती है और बच्चे को लेने के बाद ठीक जो होता है त्रिलोकपुरी निकल जाती है। और जब निकल जाती है तो इधर जो होता है तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी में, लेकिन लगभग 6 महीने का वक्त निकल जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है ठीक है 28 नवंबर साल 2022 को जाकर दोनों को जब कस्टडी में लेती थाने में लाती है। अब दोनों जो सच्चाई से सुनकर पुलिस की जो टीम होती है दंग सा हो जाती है। पुलिस की जो टीम होती है और पूनम और दीपक को अपने कस्टडी में लेती है और ले जाती है वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।